हेलो फ्रेंड्स। अब तक आप वेबसाइट बनाना सीख गए होंगे, पर कई बार होता है कि हमारी वेबसाइट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से या फिर हमारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम आने की वजह से हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। तो हम अपनी वेबसाइट को बैकअप रख सकते हैं और उसकी रिकवरी कर सकते हैं क्रैश होने के बाद। तो आज हम बात करेंगे बैकअप एंड रिकवरी ऑफ वेबसाइट के बारे में, यानी हम अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं मैनुअली। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बैकअप एंड रिकवरी होता क्या है। व्हाट इज बैकअप एंड रिकवरी describes the process of creating and storing copies of data that can be used to protect organizations against data loss। बैकअप एंड रिकवरी एक हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ओरिजिनल डेटा के डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, अलग लोकेशन पे स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में कोई प्रॉब्लम आए या हमारा डेटा लॉस हो तो हम डुप्लीकेट कॉपी को यूज़ करके अपने सिस्टम को दोबारा वर्किंग बना सकें। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ऑपरेशनल रिकवरी। इस प्रोसेस को कभी कभी हम ऑपरेशनल रिकवरी भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वर्किंग सिस्टम है अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो हम डुप्लीकेट डेटा को यूज़ करके अपने सिस्टम को दोबारा वर्किंग बना सकते हैं। Recovery from a backup typically involves restoring the data to the original location। रिकवरी का मतलब हमारा होता है कि जो हमारा बैकअप लिया गया है उस डेटा को हम वापस ओरिजिनल लोकेशन पे ला देते हैं जहाँ पे हमारा डेटा लॉस हो चुका है या डैमेज हो चुका है, और टू एन alternate लोकेशन वेयर इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट और डैमेज डेटा। अगर हम ओरिजिनल लोकेशन पे किसी तरह से नहीं स्टोर कर पाते, लाइक अगर हमारा ओरिजिनल लोकेशन हैक्ड हो रखा है, तो हम ओरिजिनल लोकेशन की बजाय हम ऑल्टरनेट लोकेशन पे अपना डेटा प्रोवाइड करके अपने सिस्टम को दोबारा वर्किंग कर सकते हैं। अ प्रॉपर बैकअप कॉपी इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट सिस्टम और मीडियम। जो हमारी प्रॉपर बैकअप कॉपी होती है, यानी जो हमारा डुप्लीकेट डाटा होता है, हम उसे हमेशा सेपरेट सिस्टम में या फिर सेपरेट मीडियम में स्टोर करके रखते हैं, सच एज टेप, लाइक हमारी टेप्स हो गई, from the primary data to protect against the possibility of data loss due to primary hardware और सॉफ्टवेयर फेलियर। हम उसे अलग इसलिए रखते हैं ताकि जो हमारा प्राइमरी सिस्टम है, जो हमारा मेन सिस्टम है वर्किंग जो है, अगर उसमें किसी भी तरह के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर्स आते हैं तो हमारा जो बैकअप डेटा है और जो हमारा वर्किंग डेटा है दोनों लॉस ना हो। तो बैकअप डेटा को इस वजह से हम हमेशा अलग सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। The purpose of the backup is to create a copy of data that can be recovered in the event of a primary data failure। जो हमारा मेन पर्पस होता है बैकअप लेने का, यानी डेटा के डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने का, ताकि हम उसे कभी भी यूज़ कर सके जब हमारा ओरिजिनल डेटा है उसमें किसी तरह का फेलियर आ जाए। इस वजह से हम हमेशा बैकअप लेते हैं। प्राइमरी डाटा फेलियर्स कैन बी द रिजल्ट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। यानी जो हमारे डेटा के फेलियर्स होते हैं, यानी हमारा डेटा डैमेज होता है या लॉस होता है, तो उसमें हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर्स की हो सकती है वो। डेटा करप्शन, किसी तरह से हमारा डेटा करप्ट हो जाए, और ह्यूमन कॉज्ड इवेंट सच एज मैलिशियस अटैक, यानी ह्यूमन की वजह से किसी हो, जैसे उन कोई मैलिशियस अटैक हो, वायरस हो और मालवेयर, और एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डाटा, या फिर जो हमारा यूज़र है या हमारे जो स्टाफ है कंपनीज के उनसे गलती से डेटा डिलीट हो जाए तो उससे हमारा डेटा लॉस हो जाता है। इस वजह से हमें बैकअप लेना पड़ता है ताकि हमारा जो कंपनी का डेटा है वो लॉस ना हो, वो रिकवर किया जा सके। और जो हमारी कंपनी का अनप्लान्ड इवेंट है, लाइक डाटा फेलियर्स हो गए, उस तरह से हम बिजनेस को बचा सके उस प्रॉब्लम से। Storing the copy of the data on separate medium is critical to protect against primary data loss or corruption। Storing the copy of the data on separate medium is critical to protect against primary data loss और corruption। जो हमारा कॉपी है डाटा का उसको किसी और सिस्टम में स्टोर करके रखना थोड़ा क्रिटिकल रहता है, क्योंकि अगर हम उसे प्राइमरी सिस्टम में रखते हैं तो जो हमारा प्राइमरी सिस्टम का डेटा लॉस है वो भी लॉस हो जाएगा, करप्ट हो सकता है, और जो हमारा बैकअप है वो भी करप्ट हो सकता है उसके साथ। तो इस वजह से थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होने की वजह से हमें बैकअप किसी और सिस्टम में रखना चाहिए और रखना पड़ता है। दिस एडिशनल मीडियम कैन बी एज सिंपल एज एन एक्सटर्नल ड्राइव और यूएसबी स्टिक।
ये हमारा जो एडिशनल मीडियम है यानी जिसमें हम बैकअप रख सकते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ड्राइव्स हो सकती हैं, यूएसबी स्टिक्स हो सकती हैं, और समथिंग मोर सब्सटैंशियल सच एज डिस्क स्टोरेज सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज कंटेनर और टेप ड्राइव्स। यानी अगर हम एक्सटर्नल ड्राइव या यूएसबी स्टिक्स को नहीं यूज़ करना चाहते, यानी पेन ड्राइव को नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम किसी तरह के डिस्क स्टोरेज सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं, टेप ड्राइव्स को यूज़ कर सकते हैं। डिस्क डिस्क स्टोरेज सिस्टम होते हैं हमारी सीडीज़, क्लाउड स्टोरेज होता है लाइक हम अपने ड्राइव पे अपलोड कर लेते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। अगर हम अपने ड्राइव पे फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं तो वो एक तरह से अगर हमारे फ़ोन से डिलीट हो जाए तो हम ड्राइव से उसे वापस रिकवर कर सकते हैं, वो भी हमारी एक तरह से बैकअप एंड रिकवरी के लिए बनाई जाती है। आइए अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे ले सकते हैं और उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बैकअप लेना सिखाऊंगा मैनुअल तरीके से। हम चाहें तो हम प्लगइन्स को भी यूज़ करके बैकअप ले सकते हैं, बट वो हम फर्दर देखेंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ मैनुअली देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना पहले जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करूँगा, जिससे मेरा जो सर्वर्स हैं अपाचे सर्वर और माईएसक्यूएल सर्वर हम उसे स्टार्ट कर सकें। उसके बाद हम अपना ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र पे हम सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो यहाँ पे मेरे सर्वर दोनों स्टार्ट हो चुके हैं, दोनों ग्रीन शो कर रहे हैं और यहाँ पे स्टॉप लिखा आ रहा है। तो अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है और साथ में मैं ओपन कर लेता हूँ माईएसक्यूएल। उसके लिए आप चाहें तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट /php माई एडमिन टाइप कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम कंट्रोल पैनल में जाके माई एसक्यूएल के सामने स्टॉप के बाद एडमिन लिखा है, हम एडमिन पे क्लिक करके भी php माई एडमिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस स्टार्ट हो चुका है और हमारे पास हमारी वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है, यानी हमने जो वेबसाइट अब तक बनाई है। तो अब हम देखते हैं कि हमें इस टाइम पे क्या टास्क परफॉर्म करना है, यानी हमें जो php माई एडमिन है हमने इसे स्टार्ट क्यों किया। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हमें क्या टास्क करने हैं। टास्क टू परफॉर्म, तो हमें दो टास्क करने हैं, बैकअप ऑफ डाटाबेस और बैकअप ऑफ वेबसाइट फाइल्स। यानी php माई एडमिन को हमने यूज़ करना है अपने डाटाबेस के बैकअप के लिए, और उसके बाद हम अपनी वेबसाइट के फाइल्स को बैकअप करेंगे, यानी हम उसे भी स्टोर करके रखेंगे। तो आइए हम अब वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। डेटाबेसेस को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास क्रिएट डेटाबेस आ रहा है और जितने हमारे पास करंटली अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वो यहाँ हमारे पास नीचे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सोलफुल जो हमारे वेबसाइट का डेटाबेस है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टेबल अवेलेबल नहीं था, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद और हमारी वेबसाइट बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सारे टेबल्स। इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो हमारे पास यहाँ पे किसी भी तरह का कोई टेबल अवेलेबल नहीं था, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद और हमारी वेबसाइट बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सारे टेबल्स ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास वूकॉमर्स के भी टेबल्स ऑटोमेटिकली बने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है 46 टेबल्स, यानी हमारे पास टोटल 46 टेबल्स अवेलेबल हैं। तो ये हमारा पूरा डेटाबेस है। तो जब हमें अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना होता है तो हमें इस डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारी वेबसाइट फर्दर किसी और पे क्लिक पे चलाई जा सकती है या फिर रिकवर की जा सकती है। तो इस डेटाबेस को बैकअप लेने के लिए हमारे पास ऊपर मेन्यू में आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है स्ट्रक्चर। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट के बाद हमारे पास है एक्सपोर्ट। सोलफुल एक्सपोर्ट पे करने के बाद जो हमारा डेटाबेस है वो उसके जितने भी टेबल्स हैं डेटाबेस से यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें किसी भी तरह एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया एक्सपोर्टिंग टेबल्स फ्रॉम सोलफुल डाटाबेस, यानी जो हमारा सोलफुल नाम का डेटाबेस है उसके जितने भी टेबल्स हैं हम उन सब टेबल्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हम यहाँ से फॉर्मेट है हमारा एसक्यूएल फॉर्मेट में रहेगा, हमने किसी और फॉर्मेट में नहीं करना। उसके बाद हमारे पास नीचे गो आ रहा है, हम गो पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा डेटाबेस है वो एक एसक्यूएल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सेव करने के ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पे मेरे पास सेव टाइप आ रहा है एसक्यूएल फाइल, यानी जो हमारा डेटाबेस है वो एसक्यूएल फाइल बना के दे रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक करके
मैं यहाँ पे भी डाउनलोड्स में सेव कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे डाउनलोड्स में मेरा ये सेव हो जाएगा। डाउनलोड्स में सेव होने के बाद मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है कि जो मेरा डेटाबेस है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ शो फोल्डर पे करके यहाँ पे मेरे पास ये एसक्यूएल फाइल आ चुकी है जिसकी टाइप एसक्यूएल शो कर रहा है और इसका साइज़ है 375 KB। तो हमारा जो पहला टास्क है वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड टास्क है हमारा वेबसाइट की फ़ाइल्स का बैकअप लेना। तो उसके बाद अब हम वेबसाइट की फ़ाइल्स का बैकअप लेते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है, तो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं करना, हमें अपने फ़ोल्डर में जाके इसका बैकअप लेना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा दिस पीसी। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप माई कंप्यूटर सर्च करेंगे। मैं यहाँ पे विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो विंडो 10 में दिस पीसी होता है। तो उसके बाद हमने सीव को सिलेक्ट करना है। अगर आपने जैम्प को किसी और फोल्डर में इंस्टॉल किया है तो आपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है या फिर उस ड्राइव को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने जैम्प को इंस्टॉल किया है। तो मैंने यहाँ पे जैम्प को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है, तो मैं जैम्प को यहाँ पे ओपन करूँगा। और जैम्प को ओपन करने के बाद एच टी डॉक्स में हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पे हमने वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे पास सोलफुल नाम से फ़ोल्डर आ रहा है जिसका साइज़ मेरे पास दिखा रहा है 138 MB। तो मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट की सारी फाइल्स अवेलेबल हैं जो हमारी यूज़ होती हैं और ब्राउज़र में हमें ये वेबसाइट शो करती हैं। तो हमने कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितनी भी फाइल्स बनी हुई हैं वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो करती हैं। तो हम यहाँ से बैक होते हैं। हम इस फाइल का बैकअप लेने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ऐड टू आर्काइव। ऐड टू आर्काइव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है आर्काइव फॉर्मेट रार, रार 4 और जिप। तो हम जिप को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ऐड टू आर्काइव मेरे पास इस वजह से अवेलेबल आ रहा है क्योंकि मैंने अपने सिस्टम में विनरार इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने विनरार नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं विनरार का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके विनरार को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप किसी और मेथड को यूज़ करके भी इसको जिप फाइल बना सकते हैं। लाइक अगर आप सिंपल विंडोज़ को यूज़ करते हैं तो आप उसमें भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस नाम की एक ऑप्शन आती है, तो आप उस पर कंप्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जिप बना रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी जो जिप है वो बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि हमारी जो जिप है वो बन जाए। जब तक यहाँ पे हमारा जिप फाइल क्रिएट हो रही है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास विनरार अवेलेबल नहीं है तो आप बिना विनरार के भी जिप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। सोलफुल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ रहा है सेंड टू। हम इस पर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कंप्रेस्ड जिप्ड फाइल। तो अगर आपके पास विनरार अवेलेबल नहीं है तो आप इस पर क्लिक करके भी जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है कंप्रेसिंग, यानी जो हमारी वेबसाइट के फाइल्स हैं वो कंप्रेस होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल विंडोज़ को यूज़ करके भी दिखा रहा हूँ और विनरार को यूज़ करके भी कंप्रेस करना दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों ही कंप्रेस हो रही है, बट दोनों सेम नाम की फ़ाइल होने की वजह से यहाँ पे मेरे पास एक सोलफुल नाम से आ रही है और एक सोलफुल के आगे 2 लग चुका है, यानी उसके सेकंड फाइल आ रही है। तो हम दोनों को यूज़ करके अपने वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं और हम किसी को भी यूज़ करके रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक कि हमारा कंप्रेशन होता है पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास जो जिप फाइल है वो कंप्लीट होने वाली है, यानी हमारी जो पूरी वेबसाइट है वो कंप्रेस होने वाली है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट फोल्डर को भी कॉपी करके रख सकते हैं, बट कंप्रेस करना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है।
तो हम यहाँ पे इसे कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने से होता है कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं आते और हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने में ईजी रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों फाइल्स के बैकअप आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले को उठा लेता हूँ और मैं सेकंड वाले को डिलीट मार देता हूँ क्योंकि दोनों हमारी फाइल्स सेम हैं। इसके बाद मैं इसे डी ड्राइव में रख सकता हूँ या फिर ई में रख सकता हूँ या एफ में रख सकता हूँ, किसी भी ड्राइव में मैं इसे रख सकता हूँ। तो मैं इसे अभी के लिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे अवेलेबल कर लेता हूँ। मैं आपको अपने ही सिस्टम से पूरी वेबसाइट डिलीट मारने के बाद दोबारा रिकवर करके दिखाऊंगा कि हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। या फिर हमने एसक्यूएल फाइल जहाँ पे रखी है डाउनलोड्स में, हम दोनों फाइलों को इकट्ठा रख लेते हैं। तो मैं यहाँ से कट करके इसे डाउनलोड्स में डाल देता हूँ जहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल फाइल भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास सोलफुल एसक्यूएल और सोलफुल नाम से हमारी वेबसाइट की फाइल्स दोनों इकट्ठे अवेलेबल हैं। उसके बाद हम ब्राउज़र में देखें तो अभी हमारी वेबसाइट चल रही है। अगर मैं यहाँ से डेटाबेस को डिलीट मार देता हूँ तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ होम पर, और होम पे जाने के बाद हम डेटाबेसेस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इस डेटाबेस के आगे बॉक्स पे बने टिक पर, तो यहाँ पे अब हमारे पास डेटाबेस जो है वो सिलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे आ रहा है ड्रॉप के ऑप्शन, हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डेटाबेस, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप डेटाबेस सोलफुल। यानी वो हमसे कंफर्म मांग रहा है कि आप पूरे डेटाबेस को ख़त्म कर देंगे, तो क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि हम इस एसक्यूएल क्वेरी को रन करें। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटाबेस है वो कंप्लीट डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट आ रही है, यानी हमारा जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है वन डेटाबेस हैज़ बीन ड्रॉप्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब हमारे पास सोलफुल नाम का डेटाबेस शो नहीं कर रहा है और इसी तरह हमारे पास लेफ्ट साइड में भी सोलफुल नाम का डेटाबेस शो नहीं कर रहा है। हम रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे पास सोलफुल नाम का जो डेटाबेस था वो अब कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन दिख रही है क्योंकि ये वेबसाइट अभी कैश में अवेलेबल है। जैसे ही हम इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ चुका है एरर स्टैब्लिशिंग अ डाटाबेस कनेक्शन, यानी जो हमारी वेबसाइट है उसका डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारी वेबसाइट अब रन नहीं होगी। तो यहाँ से हमने अपनी वेबसाइट का बैकअप लिया था, तो हमने अपने बैकअप को संभाल के रखा है यहाँ डाउनलोड्स फोल्डर में। सोलफुल नाम से ये जिप फाइल है हमारे पास। हम वापस जाके इस वेबसाइट की फाइल्स को ही सीधा डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कंफर्मेशन आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। तो यहाँ पे मैं इसे यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो वेबसाइट का डेटा है पूरा वो कम्प्लीटली डिलीट हो रहा है। तो अभी हमने डेटाबेस को डिलीट मारा तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है एरर स्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। अब हम फाइल्स को डिलीट मार रहे हैं, तो फाइल्स को डिलीट मारने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। तो यहाँ से मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अब सोलफुल नाम का कोई भी फ़ोल्डर अवेलेबल नहीं है, यानी जो हमारी वेबसाइट है वो कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब हम वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे। तो अब हम इस पेज को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे अभी तक हमारे पास डाटाबेस कनेक्शन एरर था, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है डाटाबेस एरर। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास एरर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, एरर 404। एरर 404 हमेशा हमारा तब होता है जब हमारे पास कोई भी डेटा जो है वो फाउंड नहीं होता। लाइक अगर हम सर्च मारते हैं कोई चीज़ वेबसाइट पे, वो चीज़ अवेलेबल उस वेबसाइट पे ना हो, तो हमारे पास 404 का एरर आता है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का। तो यहाँ पे हमने फाइल्स को डिलीट मार दिया है htdocs से, इस वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। अगर हम यहाँ से सोलफुल हटाते हैं, सिर्फ लोकल होस्ट करते हैं, तो जो हमारा लोकल होस्ट है वो अभी भी चल रहा है। तो ये पेज जो हमारा आ रहा है वो हमारा htdocs में पड़े इस इंडेक्स पेज की वजह से शो करता है। तो ये हमने अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लिया है। अब हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट की रिकवरी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना सर्वर भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी एप्लीकेशन स्टार्ट थी वो सारी मैंने बंद कर दी है।
तो अब हम अपने वेबसाइट की रिकवरी करेंगे, तो उसके लिए हम XAMPP कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपने एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में भी अपनी वेबसाइट को ले जाना चाहते हैं, तो आप एक लोकल होस्ट से दूसरे लोकल होस्ट पे बैकअप करके वेबसाइट को अवेलेबल करा सकते हैं। लाइक अगर आपने घर पे प्रोजेक्ट अपना बनाया है बट आपको कॉलेज में दिखाना है, तो आप उसका बैकअप लेके उसके दोनों फाइल्स जो हमने बनाई हैं, जिप फाइल और एसक्यूएल फाइल को ले जाके अपने कॉलेज के किसी भी सिस्टम में जिसमें XAMPP इंस्टॉल हो, वहाँ पे अपने वेबसाइट को अपलोड करके दिखा सकते हैं, यानी वहाँ पे रिकवरी शो करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपाचे और MySQL सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। अपाचे और MySQL स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन आ चुके हैं। अब मैं ब्राउज़र को स्टार्ट करता हूँ। ब्राउज़र पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट /soulful। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अभी रिकवरी की नहीं है। और यहाँ पे अगर हम ओपन करें लोकल होस्ट PHP my admin, तो यहाँ पे लोकल होस्ट PHP my admin में हम डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सोलफुल नाम का कोई भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है। तो अब हम सबसे पहले अपने वेबसाइट के लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस का नाम हम हमेशा सेम रखते हैं जो हमने बैकअप से पहले रखा था, तो मैं यहाँ पे सोलफुल नाम का रखूँगा। और यहाँ पे हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है डाटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डेटाबेस सोलफुल, यानी अभी हमने डेटाबेस सोलफुल को सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस आ रहा है। तो ये हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अब हमें अपने एसक्यूएल फाइल को इस डेटाबेस में इंपोर्ट करना होगा। उससे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो फाइल्स का बैकअप लिया है, हम उसकी जिप फाइल को अनजिप कर लेते हैं। तो हम दिस पीसी में जाएंगे, या अगर आप विंडोज 7 यूज़ करें तो आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। तो हमने डाउनलोड्स में अपना बैकअप रखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। ये हमारा बैकअप फाइल है, तो हम इसे कॉपी करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जहाँ पे हमारा XAMPP इंस्टॉल है। मेरे सिस्टम में C में इंस्टॉल है, अगर आपने किसी और ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो आप उसमें जाएंगे। उसके बाद हम htdocs में जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे अपनी बैकअप फाइल को। तो अब यहाँ पे हमने अपनी बैकअप फाइल को पेस्ट कर दिया, बट अभी हमने अनजिप नहीं किया। अगर आप यहाँ पे सिंपल फाइल को पेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे वापस पेज को रिलोड करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी एरर देगा ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का। तो हमें इसे अनजिप करना पड़ेगा। तो हम इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, क्योंकि हम इसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में ही इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा ये एक्सट्रैक्शन हो रही है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्सट्रैक्शन है और जिप बनाने के लिए कंप्रेशन है, वो दोनों कितना टाइम लेते हैं। तो जब तक यहाँ पे हमारे पास फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, हम अपने डेटाबेस को लोड कर लेते हैं। तो उसके लिए हम वापस ब्राउज़र पे जाएंगे और PHP my admin को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस अभी सिलेक्टेड है सोलफुल। यहाँ पे मेरे पास ऊपर भी लिखा आ रहा है सर्वर 1 एंड DB इक्वल टू सोलफुल, यानी सोलफुल सिलेक्टेड है अभी। उसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यानी हमने जो पहले बैकअप लिया था डेटाबेस का, हमने उस टाइम पे एक्सपोर्ट किया था। जब हम बैकअप लेते हैं तब हम एक्सपोर्ट करते हैं डेटाबेस को, लेकिन जब हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें उस एसक्यूएल फाइल को सिलेक्ट करना है जो हमारी डाउनलोड हुई थी। तो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड्स में है soulful.sql के नाम से। तो इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चूज़ फाइल के आगे soulful.sql लिखा आ चुका है, यानी ये फाइल हमारी सिलेक्टेड हो चुकी है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, हमने और कोई चेंजेस अवेलेबल नहीं करने हैं। उसके बाद हम गो पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारा जो डेटाबेस है वो इस पर लोड होना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास डेटाबेस में किसी भी तरह का टेबल अवेलेबल नहीं था, बट जो हमारा बैकअप था उसमें 46 टेबल्स अवेलेबल थे। तो वो सारे टेबल्स यहाँ पे अब हमारे पास लोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लीज़ बी पेशेंट, द फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड, यानी फाइल जो हमारी वो अपलोड हो रही है। तब तक हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास सोलफुल नाम का फ़ोल्डर आ चुका है। ये हमारी बैकअप फाइल है, यहाँ पे हमारे पास सोलफुल नाम का फ़ोल्डर आ चुका है। और सोलफुल नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास जितनी फाइलें पहले अवेलेबल थी वो सारी फाइल्स यहाँ पे
शो कर रही हैं, यानी जिनका हमने बैकअप लिया था वो हमारी फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं। तो अभी तक हमारे पास एरर आ रहा था ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास एरर आता है या हमारे पास वेबसाइट लोड हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारे वेबसाइट का डेटाबेस लोड नहीं होगा तो हमारी वेबसाइट भी ओपन नहीं होगी। अगर हमारे डेटाबेस लोड होने में टाइम लेता है तो हमारी वेबसाइट एरर देगी, डेटाबेस कनेक्शन का एरर। तो यहाँ पे अभी मेरा दोनों लोड हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास इंपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड, 173 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दिस फाइल। यानी अब हमारे पास अगर हम चाहें सोलफुल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ नीचे टेबल्स शो कर रहे हैं। हम यहाँ पे सोलफुल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे टेबल्स रिकवर हो चुके हैं, 46 टेबल्स जितने हमने बैकअप लेने से पहले देखा था। तो अब हम वापस अपनी वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का एरर आया। तो हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यानी तब इसे डाटाबेस नहीं मिल रहा था तो इसे एग्जीक्यूट होने में टाइम लग गया ज़्यादा। तो हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो इससे हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमारी वेबसाइट जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है, यानी अब हमारी वेबसाइट जो है वो रन हो रही है। हमने जितनी वेबसाइट बनाई थी हमारी पूरी वेबसाइट रिकवर हो चुकी है। तो आप जिस पॉइंट पे बैकअप लेंगे उसके बाद अगर आप वेबसाइट में किसी भी तरह के चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस हमारे बैकअप में अवेलेबल नहीं होते। बट आप जिस पॉइंट पे बैकअप लेंगे उस पॉइंट से पहले जितने भी चेंजेस आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे बैकअप लेने के बाद अपनी वेबसाइट से ये टैग हटा देता, यानी इसका लोगो हटा देता, तो जब हम रिकवर करते तो हमारे पास वो लोगो लगा रहेगा, क्योंकि हमारे बैकअप में वो चेंज अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। अगर आपको बैकअप और रिकवरी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से बताएंगे। अगर आपके किसी भी तरह का कोई डाउट होगा वो हम आपको रिप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड। बैकअप और रिकवरी में आपको कॉमन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक आपने बैकअप जब लिया तो आपके बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ, किसी तरह से वो कैंसिल हो गया, या फिर आधा बैकअप हुआ, कोई फाइल उसमें से डिलीट हो गई होगी उसके बाद आपने बैकअप लिया। या फिर आपके डेटाबेस में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने जब डेटाबेस का बैकअप लिया उसके बाद पहले जो डेटाबेस का नाम था आपने दोबारा जब डेटाबेस रिकवरी के टाइम पे बनाया उसका नाम आपने अलग कर दिया, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें बैकअप और रिकवरी के टाइम पे, जिससे आपका जो डेटाबेस है और आपकी जो वेबसाइट है वो सेफ रहेगी। और अगर आप किसी भी तरह के अननोन चेंजेस करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चेंजेस करने से पहले आप अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकें, ताकि अगर किसी भी अननोन चेंजेस की वजह से आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वेबसाइट को रिकवर कर सकें। अपकमिंग वीडियो में मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बताऊंगा एक वेबसाइट से, जहां से आप फ्री में वर्डप्रेस सीख सकते हैं और उससे आपको वर्डप्रेस कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, जिसे आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं, लाइक अपने लिंक्डइन, फेसबुक या फिर ट्विटर, किसी भी प्रोफाइल पे आप शो कर सकते हैं। और आपको मैं कुछ फ्री कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा और कुछ पेड कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।